हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। 10वीं कक्षा के अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं 12वें और अंतिम अभ्यास पत्र पर। अंतिम अभ्यास पत्र यहाँ पर गद्य खंड और काव्य खंड से संबंधित है। व्याकरण के अभ्यास पत्र हम आगे लेकर आएंगे और बहुत जल्द लेकर आएंगे। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 6 प्रश्न हैं। पहला उपभाग, लेखक के अनुसार सभ्य मानव और संस्कृत मानव में क्या अंतर है? सभ्य मानव नियमों का पालन करता है जबकि संस्कृत मानव नई खोज करता है। तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी नई चीज को पहल खोजता है, वो तो हुआ संस्कृत मानव, और उसी चीज में सुधार करने वाला हुआ सभ्य मानव। दूसरा प्रश्न, न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों में क्या मुख्य अंतर है जिससे न्यूटन संस्कृत मानव कहलाए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूटन ने नए तथ्य की खोज की। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि न्यूटन ने पहल गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। मतलब पहल जिसने खोज की वो कौन सा मानव कहलाया? वो संस्कृत मानव कहलाया। अब भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, बाद वाला, न्यूटन के बाद वाला भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, चाहे बेशक से न्यूटन से कितना ही बुद्धिजीवी क्यों न हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन वो सभ्य मानव कहलाएगा, वो संस्कृत मानव नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहल खोज किसने की थी? न्यूटन ने, और बाद में उन नियमों में सुधार करने वाले कहलाएंगे सभ्य मानव। तीसरा प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता बाहरी विकास है जबकि संस्कृति आंतरिक विकास। चौथा प्रश्न, आग की खोज का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या रहा था? इसका सही जवाब होगा भोजन को पकाने की सुविधा, ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा। इसका सही जवाब होगा घ विकल्प, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न, मानव संस्कृति के मूल में कौन सी भावना निहित है? इसका सही जवाब है कल्याण की भावना। छठा प्रश्न, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? रूस का भाग्य विधाता कहा गया है लेनिन को। गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर देखिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए परंतु संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। संस्कृत व्यक्ति की पहचान किससे होती है? संस्कृत व्यक्ति की पहचान उसकी बुद्धि और विवेक से होती है जिससे वह नए तथ्यों का दर्शन करता है। दूसरा प्रश्न, संतानों को उसके पूर्वजों से क्या प्राप्त होता है? संतानों को उनके पूर्वजों से अनायास, मतलब अचानक ही वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न, न्यूटन ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया? इसका सही जवाब है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन को क्या कहा गया है? न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के किस सिद्धांत से परिचित हैं? भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से परिचित हैं। लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न, 2 लेखक परिचय आएंगे आपके, जिसमें से आपको एक का जवाब देना है जो कि 5 अंक का होगा। भदंत आनंद कौशल्यायन के जीवन परिचय तथा साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था।
उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षुक थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे आपके। प्रश्न देखते हैं। मानव संस्कृति अविभाज्य है। कथन का संदर्भ देते हुए विभाजन की चेष्टाओं और एकता के उदाहरणों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि मानव को विभाजित करने की चेष्टाएं कब की गई और मानव ने एक होने का प्रमाण कब प्रस्तुत किया। मानव संस्कृति अविभाज्य है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण मानव जाति एक समान मूल्यों, आदर्शों और परंपराओं से जुड़ी हुई है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और परंपराओं में भिन्नता के बावजूद मानव सभ्यता की मूल में एक आत्मा है। यह संस्कृति प्रेम, सहयोग, करुणा, सद्भाव और सहिष्णुता पर आधारित है। विभाजन की बहुत बार चेष्टा की गई। मानव संस्कृति को विभाजित करने का बहुत बार प्रयास किया गया। कुछ उदाहरण है, जैसे धार्मिक विभाजन, मतलब धर्मों के आधार पर इंसान को बांटने का प्रयास किया गया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। धार्मिक असहिष्णुता के आधार पर अलग अलग हिस्सों में अनेक प्रकार की हिंसा हुई, संघर्ष हुए। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, जातिवाद फैलाया गया। जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक भेदभाव देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति भी हमें देखने को मिली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जब जाति के आधार पर हमें अलग अलग बांटने का प्रयास किया गया। भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर भी विभाजन किया गया। भाषा और क्षेत्रीयता के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास किया गया। सामाजिक एकता को प्रभावित किया गया। राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक दलों और शासकों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने की चेष्टा की। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं जब राजनीतिक दल और शासक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने की चेष्टा करते हैं। अब आते हैं हम कि जब मानव संस्कृति ने एक होने का प्रमाण दिया। ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जब बांटने की चेष्टा की, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब मानव ने एक होने का प्रमाण दिया। जैसे कोई भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता के लिए आगे बढ़ता है, एक देश दूसरे देश की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। जैसे पीछे कोरोना महामारी आ गई थी, तो पूरी दुनिया एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी। कला, साहित्य और विज्ञान की सार्वभौमिकता, विभिन्न संस्कृतियों की कला और संगीत ने पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। विश्व शांति और सहयोग, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विश्व शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। महापुरुषों का योगदान, महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला जैसे जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में मानव संस्कृति की एकता पर बल दिया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है
कि मानव संस्कृति को विभाजित करने की भी चेष्टा की गई और मानव को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया गया। मानव संस्कृति अविभाज्य है। यहाँ पर मुझे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को भी शामिल कर लिया है। छोटा सा प्रश्न है, तो सारांश रूप में सुनिएगा। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि इन दोनों बातों को हम एक ही समझ लेते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। इन दोनों के साथ कई बार भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता। इन विशेषणों के प्रयोग के बाद यह निर्णय कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक है या अलग अलग वस्तुएं। यह जानना जरूरी है कि क्या ये एक चीज है या दो, और यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, तभी हमारी बात समझ में आ पाएगी। पाठ का मूल भाव भी जानना जरूरी है। इस पाठ की विधा है निबंध। संस्कृति पाठ के माध्यम से लेखक ने संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए शब्दों के व्यापक अर्थ को समझाने की चेष्टा की है। लेखक ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। मानव सभ्यता संस्कृति का परिणाम है और अविभाज्य है। इसे धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए, जैसे मैं आपको ऊपर एक प्रश्न में भी बता चुकी हूँ। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी, जो मनुष्य और मनुष्यता के लिए कल्याणकारी नहीं है। उसे न तो संस्कृति कहा जा सकता है और न ही सभ्यता। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।